हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है उसने कहा था। इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये कहानी एक बहुत ही शानदार अद्भुत कहानी है। आप सभी के बारे में मुझे अनुमान है कि आप सब बहुत इसका आनंद लेने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि, निराशा, क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि जीने योग्य है कि तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा भैया बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। लड़का और लड़की, उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा लेने देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़मई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? लड़के ने कहा, कल। देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाली की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध ढेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये कमाल था उसके हाँ कहने का। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम नहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक सी गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी से में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह 3 दिन और हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा कर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वाह दोस्तों, ये फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी जान पड़ती है।
4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का हुक्म दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में 2 तरफ से चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोड़े डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह शाम हो गई है, खाई में दरवाजे का पहरा बदल दें। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी की बात के बादशाह का तर्पण। इस सब पर खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूट लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरे दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन में सोते और मौज ही करते रहे हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना सिंह ने अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट और जीन का कुर्ता ही पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। साहब हुकुम, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। 20 मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहाँ जब तक तुम्हारा दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म।
चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी इज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाड़े में साहब का मुंह दिखा। बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह संदेश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगह धरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वहीं, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उनका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है। चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा है कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ाते हैं। पर या तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी की बाड़ के नीचे मंजा छिपा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उससे में विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू
पेलहुसम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी ने के फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के सामने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ से ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तब तक मार रहा था। वहाँ खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीनें चल रही थी। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत्तसिरी अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या ये कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह कर रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाइयों वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वार में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले। जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूबेदार के चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना, उसने कहा था। आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के समय कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह ने 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप।
मुझे पहचाना? नहीं, तेरी कुड़मई हो गई? धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आंगन में आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरा में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद पर रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस पिला दे, बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। जय हिंद, जय भारत।